नमस्कार, एक्सप्रेस 100 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42वीं प्रगति बैठक में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपोरा, बीबीनगर, मदुरई, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान पीएम ने सभी हितधारकों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों का समाधान करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की गई। पीएम ने मुख्य सचिवों को शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की पहचान करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने सचिवों को रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी अभियान चलाने के लिए भी कहा। प्रगति बैठक के दौरान अब तक 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 340 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर होंगे। अमित शाह आज बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखीसराय में आयोजित जनसभा में जनता से संवाद करेंगे। गृह मंत्री अशोक धाम मंदिर में दर्शन कर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत वहां के ट्रस्टीगणों से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह शाम लखीसराय जिला भाजपा कार्यालय में मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा भरतपुर से ही जैसलमेर और बाड़मेर के जिला कार्यालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। बाद में नड्डा भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव मनालो के साथ 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। इसरो ने कहा कि अगले महीने 12 से 19 जुलाई के बीच हो सकता है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने से संबंधित तकनीक का प्रदर्शन करना है इस प्रक्षेपण का मकसद। इसरो प्रमुख ने कहा, चंद्रयान 3 2 ग्रहों के बीच के मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीक का प्रदर्शन करेगा। आईएनएस त्रिशूल अपने परिचालन तैनाती के भाग के रूप में सेशल्स के एक बंदरगाह पर पहुंचा। त्रिशूल आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, आगामी 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन। अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाएगी पद्म पुरस्कारों की घोषणा। बीते 1 मई से पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन चल रहा है। नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर है उपलब्ध। सरकार आगामी 5 से 7 जुलाई के दौरान नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हरित हाइड्रोजन ICGH 2023 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन का मकसद हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। त्रिपुरा के कुमारघाट में भगवान जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुआ बड़ा हादसा। रथ बिजली की हाई टेंशन तार से जा टकराया। 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राहुल राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 12 घंटों के भीतर 2 कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मचा हड़कंप। दोनों छात्र कोटा में नीट परीक्षा की कर रहे थे तैयारी। दोनों छात्रों ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। पुलिस ने अब तक एक छात्र के शव का कराया पोस्टमार्टम। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज से दिव्य कला मेले की हो रही है शुरुआत। 5 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में लगभग 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पाद और कौशल का करेंगे प्रदर्शन। मेले में दिव्यांग और जाने माने कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में पर्यटक देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा भोजन का भी ले सकेंगे आनंद। देश विदेश से आए करीब 8 लाख श्रद्धालु कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की वापसी का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ को आज सुनाभेश या सुनहरी पोशाक से सजाया जाएगा।
जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर से लोगों को भक्तों को करता है आकर्षित। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज की गई अदा। इस्लाम धर्म के अनुसार इस दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा का पर्व साल के आखिर महीने में आता है। ईद उल अजहा के पावन मौके पर नई दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध जामा मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा के मौके पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। महाराष्ट्र में भी बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने नमाज अदा की। केरल में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद। कोच्चि में लोगों ने मस्जिदुल इस्लाम मस्जिद में नमाज अदा की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। असम के गुवाहाटी में ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों ने सिजुबरी ईदगाही में नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में भी लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं ईद। जम्मू में लोगों ने ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की। आज देवशयनी एकादशी है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। देश भर में पवित्र नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु का शयनकाल होता है शुरू। आज से 4 महीने बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं भगवान विष्णु। दिल्ली में मौसम फिर हुआ सुहाना। आज सुबह कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तरी और दक्षिणी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और घाट पहाड़ियों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 2 चरणों के तहत कुल 35 बोलियां प्राप्त हुई। कोयले की बिक्री के लिए बीते 29 मार्च को शुरू हुई प्रक्रिया। 7 कोयला खदानों के विरुद्ध 24 ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियां और 10 कोयला खदानों के लिए एकल बोलियां प्राप्त हुई हैं। गन्ना किसानों के हितों में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने 2023-24 सीजन के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल पर चीनी गन्ने के एफआरपी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में संसाधन पर्याप्तता योजना फ्रेमवर्क के लिए जारी किए दिशा निर्देश। डिस्कॉम्स को अपने क्षेत्र में मांग को पूरा करने के लिए करनी होगी पर्याप्त क्षमता की खरीद। केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने के लिए राज्यों को दिया वित्तीय प्रोत्साहन। 2 वर्षों में 12 राज्यों को 66,413 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन मिला। इस वित्त वर्ष में भी विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए राज्य उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ। राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 1,43,000 करोड़ रुपए की राशि होगी उपलब्ध। खान मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने तैयार की भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया रिपोर्ट का अनावरण। मंत्रालय की कोशिशों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये कोशिश आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोड मैप है। और यहां रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में।
आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। सीजीएसटी दिल्ली पश्चिम आयुक्त कार्यालय ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अभियान में 30 से अधिक फर्जी फर्मों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 6G विजन फ्रेमवर्क को दी मंजूरी। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के माध्यम से फ्रेमवर्क तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है भारत। दूरसंचार विभाग ने 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 की घोषणा की। 100 स्टार्टअप्स को 5G एंड बियॉन्ड उत्पादों और समाधानों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए से किया जाएगा पुरस्कृत। सेबी ने सार्वजनिक निगम के शेयरों की सूचीबद्धता के लिए समय अवधि 3 दिन करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अभी यह अवधि 6 दिन है। पीएनजी इंडिया 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर गुजरात में एक व्यक्तिगत चिकित्सा विनिर्माण संयंत्र करेगी स्थापित। भारत में पीएनजी का ये 9वां संयंत्र होगा। समुद्री खाद्य निर्यात साल 2013-14 के मुकाबले दोगुना हुआ। 2013-14 के 30,000 करोड़ के मुकाबले करीब 64,000 करोड़ पहुंचा ये निर्यात। केंद्र सरकार ने यात्रा पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिए टीसीएस काटे जाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। 30 सितंबर तक लागू नहीं होगा टीसीएस शुल्क का यह प्रावधान। बजट में किया गया था फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस की दर बढ़ाने का ऐलान। टैक्स की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2023 से होनी थी लागू। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में खर्च एलआरएस के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इस पर स्रोत पर कर कटौती नहीं होगी। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आवासीय भवनों की बिक्री में दर्ज की गई 8% की बढ़ोतरी। देश के 8 प्रमुख रियलिटी बाजारों में दर्ज की गई ये बढ़ोतरी। नए भवनों की आपूर्ति में देखने को मिली 11% की बढ़ोतरी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म proptiger.com की नई रिपोर्ट में किया गया यह दावा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक किशोर को मारी गोली। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जांच से भागने की कोशिश में 17 वर्षीय किशोर पर चलाई गई गोली। किशोर पर गोलीबारी की घटना के बाद से लोग प्रदर्शन कर जता रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने करीब 40 गाड़ियों को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए हजारों की संख्या में की गई है पुलिस बलों की तैनाती। 31 प्रदर्शनकारियों को किया गया है गिरफ्तार। कैलिफोर्निया में एक टैंकर ट्रक से टकरा जाने के बाद पटरी से उतरी यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे थे 190 से ज्यादा यात्री और कर्मचारी। अग्निशामक के मुताबिक इनमें से 8 लोगों को आई हैं हल्की चोटें। अधिकारियों लगा रहे हैं दुर्घटना के कारणों का पता। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन पनडुब्बी का मलबा निकाल लिया गया है। विस्फोट के कारणों का पता लगाने में अहम साबित होगा ये मलबा। आर्कटिक में पनडुब्बी के अवशेष खोजने के लिए टाइटैनिक के मलबे के पास समुद्र में आरओवी से हो रही थी जांच। इस काम में अमेरिका और कनाडा की सरकारी एजेंसियां भी हैं शामिल। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण अमेरिका के आसमान में छाया धुआं। अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में निवासियों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने का किया गया है आग्रह। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग के मुताबिक मिडवेस्ट का ज्यादातर हिस्सा वायु गुणवत्ता के हिसाब से गुरुवार तक खराब रहने की आशंका। इसमें पश्चिमी आयोवा से लेकर इलिनॉय, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और ओहायो तक का क्षेत्र शामिल। कोरिया में चल रहे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना ईरान के साथ होगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही है। भारत ने इससे पहले खेले गए 3 मुकाबलों में जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की है। कजाकिस्तान में चल रहे एलोडा कप के दूसरे दिन भारतीय मुक्केबाज
सुमित ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। सुमित ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के बेगजात तंगतार को 5-0 के बड़े अंतर से हराकर प्रतियोगिता में कांस्य पदक पक्का कर लिया है। युवा मुक्केबाज कीर्ति ने भोपाल में चल रहे छठे युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 81 किलोग्राम भार वर्ग के रोमांचक मुकाबले में कीर्ति ने मनीषा को 5-0 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं 2 बार की एशियाई जूनियर चैंपियन निकिता ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश की अनामिका यादव को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तमिलनाडु ने दूसरा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 2-1 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती ने 1-1 गोल दागे। वेस्टइंडीज के हरफनमौला बल्लेबाज निकोलस पूरन 13 पायदान की छलांग लगाने के बाद वनडे रैंकिंग में 19वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर सिकंदर रजा विश्व कप क्वालिफायर में 3 धमाकेदार पारियों की बदौलत रैंकिंग में 7 अंकों की छलांग लगाने के बाद 27वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर में पहले राउंड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। अब आज से सुपर 6 के मुकाबले शुरू होंगे। पहला मैच जिम्बाब्वे और ओमान के बीच होगा। श्रीलंकाई बल्लेबाज निशंका ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। निशंका ने यह उपलब्धि विश्व कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की। क्रोएशियाई मिडफील्डर मटेओ कोवाचिक ने प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के साथ 4 साल का एग्रीमेंट किया है। 29 वर्षीय मटेओ कोवाचिक जर्सी नंबर 8 में नजर आएंगे। इससे पहले कोवाचिक चेल्सी में थे। वे चेल्सी के साथ 5 सीजन में 221 बार मैदान पर नजर आए। निर्देशक जेम्स गुन ने अपना नया सुपरमैन ढूंढ लिया है। इस सीरीज की अगली फिल्म सुपरमैन लेगेसी में हॉलीवुड एक्टर डेविड कोरेवेंस्टे टाइटल रोल में नजर आएंगे। यश कुमार की भोजपुरी फिल्म एक था जोकर का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। सुजीत वर्मा कर रहे हैं इस फिल्म का निर्देशन। जल्द ही अमेरिका और ब्रिटेन में परफॉर्म करेंगे अभिनेता आयुष्मान खुराना। अमेरिका के 8 शहरों और यूके के 2 शहरों में अपने बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे आयुष्मान खुराना। फिल्म फाइटर में वायुसेना पायलट की भूमिका में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय ओबेरॉय। अपने रोल के लिए अक्षय ओबेरॉय ने बढ़ाया 10 किलो वजन। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण निभा रहे हैं फाइटर में मुख्य भूमिकाएं। सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला गाना तुम क्या मिले हुआ रिलीज। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट निभा रहे हैं फिल्म में मुख्य भूमिका। करण जौहर बना रहे हैं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर ने गाना तुम क्या मिले दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा को किया डेडिकेट। फिल्म निर्माता संदीप सिंह के साथ काम करते नजर आएंगी अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना ने बताया कि जल्द ही शुरू हो जाएगी फिल्म की शूटिंग। फिल्मकार संदीप सिंह ने कहा कि कंगना के साथ काम करना सपने के पूरे होने जैसा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से कर रहे थे कंगना के साथ काम करने का इंतजार। हिंदी हॉरर सीरीज अधूरा का ट्रेलर हुआ रिलीज।
7 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अधूरा। आज दुनिया भर में रिलीज हो रही है फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3। गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा निभा रहे हैं फिल्म में अहम भूमिका। तेलुगु फिल्म कीड़ा कोला का टीजर हुआ रिलीज। तरुण भास्कर ने किया है फिल्म का निर्देशन। फिल्म किंग ऑफ कोठा का हिंदी टीजर हुआ रिलीज। अगस्त में मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज होगी यह फिल्म। फिल्म 72 हुए का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में आज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।